हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करने वाली है, घर कर चुकी है और कांग्रेस भी अब इसकी तैयारी में है। 7 मार्च वो डेट होगी, ध्यान रखिएगा, 7 मार्च को कांग्रेस की लिस्ट आने की पूरी संभावना है। 7 मार्च को लिस्ट आते ही इसको लेकर चल रहे सारे ट्विस्ट खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस के रणबांकुरे सभी के सामने आ जाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये पैकेज देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं। 7 मार्च को इस ट्विस्ट पर विराम लग सकता है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिरी मोहर लगेगी और नामों पर से पर्दा उठ जाएगा। कई बड़े दिग्गज भी खम ठोकते नजर आ सकते हैं। कांग्रेस को कई सीटों पर जीत की गंध महसूस हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावे और दिग्गजों को मैदान में उतारने पर तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन का कहना है कि कांग्रेस के लोग ही उसको डुबो रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। इसमें कहीं संशय उनको भी नहीं है और इसीलिए मन में संशय है कि चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए। पुराने नए का मामला नहीं है, नहीं लड़ने वालों में फंस गए, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति। कांग्रेस को खुद कांग्रेस के लोग ही डुबा रहे हैं। जिस व्यक्ति का प्रदेश का अध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, वो व्यक्ति को हमारे मंडल अध्यक्ष है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काफी है यहाँ के लोकसभा के एक सीट पर जीतने के लिए। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे। उनके 7 सांसदों के टिकट कटे हैं जो बगावत करने के मूड में हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने विजय शर्मा को एक्सीडेंटल विधायक तक बता दिया, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे। किस प्रकार से प्रत्याशी घोषित होने के बाद तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, पार्टी के दबाव में खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। जहाँ तक हमारे प्रत्याशियों की सूची का सवाल है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई है। विजय शर्मा एक्सीडेंटल विधायक बने हैं और उन्होंने जनता में भ्रम फैला के चुनाव जीते हैं, तो अब देखिएगा कि ऐसे झूठ बोलने वालों को क्या हंस हो। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। 195 प्रत्याशियों को उन लोगों ने डिक्लेयर किया और 195 में कितने लोगों ने कहा कि हम लोग अभी राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। आखिर क्यों? हमेशा से कांग्रेस पार्टी अपने एक पैरामीटर्स पर टिकट पर बात करती है। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी में जाता है। मैं समझता हूं कि सभी चीजें पूरी हो गई। अब उनको भय है, डर है कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी आएगा और कैसे चुनाव में जाएगा, उसकी चिंता और उसका भय उन लोगों को है। कांग्रेस सभी सीटों पर दिग्गजों को उतारने के फॉर्मूले के साथ ही राम मंदिर से बने माहौल की काट ढूंढने में जुटी है। कांग्रेस बड़े नेताओं के दम पर जीतने का सपना तो देख रही है। ये सपना कितना पूरा होगा, प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और बहुत कुछ अंदाजा भी लग गया होगा। एक तरफ के मोहरे बिछ चुके हैं, दूसरी तरफ की चाल चलनी अभी बाकी है और ये इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन रणनीतियां दोनों तरफ से ही बनाई जा रही है। एक तरफ से तो जो है लगातार जो है तैनात हो गए सिपाही, लेकिन दूसरी तरफ से किस तरह के सिपाही तैनात होने वाले ये अभी जानना बाकी। और इस पर ही हम इसी राजनीति पर बात करने वाले, इसी रणनीति पर हम बात करने वाले। और हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान है, चलिए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दे। प्रवीण साहू जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अजय गंगवानी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आप ही से करता हूं। अनिल जी, एक तरफ बिसात बिछ चुकी है शतरंज की, जैसे हम कहते हैं, दूसरी तरफ की बिछात जो है अभी बिछनी बाकी है। क्या लगता है ये पूरा गेम जो आप देख रहे हैं, जो राजनीति देख रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका?
देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है उसका पांचजन्य तो 12 या 13 मार्च को बच जाएगा, जब आचार संहिता लग जाएगी। और अभी तो बीजेपी ने पहला चरण आगे बढ़ा दिया है, उसने सभी 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पिछली बार की अपेक्षा जो एकदम कहा ना 2018 में चुनाव जो 2019 में जो हुए थे कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो बीजेपी ने बदल दिए, नए चेहरे सारे ला दिए थे। इस बार पार्टी ने थोड़ा सा अनुभवी, सीनियर और जो नए युवा चेहरे उनको प्राथमिकता दी है और सीनियर लीडरों को मैदान में उतारा है। उसकी वजह यह है कि मोदी की गारंटी पूरे देश में चलेगी, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में चली और लोकसभा चुनाव में भी चलनी है। तो बीजेपी तो की नैया तो मोदी के भरोसे आगे निकल जाएगी, ये बीजेपी का विश्वास है। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में तो एक नारा पूरी राजनीति में कांग्रेस ने ही तरफ से उछाला कि कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है। बी फॉर्म मिलने के बाद भी प्रत्याशी बदल दिए जाते रहे, हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। तो लेकिन कांग्रेस को गंभीरता से लेना होगा, उसे हल्के में आप नहीं ले सकते। मात्र 10 साल पहले की चले जाइए पीछे, आप 50-50 रिजल्ट हुआ करता था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन जब से मोदी का जादू चला है ना 10 साल में, तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पे सिमट गई है। अब इन चुनाव की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को युवा चेहरों पे भरोसा जताना चाहिए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस छप्पर फाड़ सीट इसीलिए लेकर के आई थी कि उसने यंग चेहरों को बढ़ाया था, जिन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा, ऐसे लोगों को चुनाव टिकट दी थी और वो चुनाव जीते थे। तो लोकसभा चुनाव में भी अगर मंत्री चुनाव हार गए हैं, अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक चुनाव हार गए हैं, तो इस बार पार्टी को अजय गंगवानी जैसे फ्रेश चेहरे लाइए ना, क्या हर्ज है? जनता उन्हें स्वीकार करेगी, वो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि सीनियरों को ही उतारेंगे वही चुनाव जीत सकते हैं। हमने देख लिया है कि अब सीनियर खारिज किए जा रहे हैं। 70-72 साल की उम्र के लोग अब जनता खारिज कर रही, वो यंग चेहरे चाहती है, साफ और सुथरी छवि चाहती है, और कांग्रेस इसमें बीजेपी से कई गुना आगे है। बिल्कुल, आपने सही कहा अनिल जी, और मैं आपका रुख करूंगा आगे भी। फिलहाल हम कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, कब तक आ रही है लिस्ट? बीजेपी ने तो बाजी मार ली, आप कब जो है आगे पहल करने वाले हैं, अपने उम्मीदवार उतारने वाले? और जैसे कि अनिल जी ने भी कहा कि क्या आप अपने आप को भी प्रत्याशी के रूप में देखते हैं? देखिए अनिल जी मेरे बड़े भाई हैं, वो एक उनका प्यार है, स्नेह है, लेकिन कोई भी निर्णय, देखिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर है। आज दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बैठ के टिकट का वितरण कर रहे हैं, बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के, बिना किसी चर्चा के। हमारी सीईसी की बैठक हो रही है, हमारी पार्टी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ चर्चा के बाद, गहन मंथन चिंतन के बाद सही उम्मीदवार को टिकट दी जाती है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि पहले घोषित करके वो आगे हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए हमारे लिए बेहतर अवसर है, आज भारतीय जनता पार्टी के पत्ते पूरी तक खुल चुके हैं, हमें पता है कौन कहां से चुनाव लड़ा है, उसके सामने कौन सा सबसे अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है। जातिगत समीकरण के हिसाब से, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, वो युवा भी हो सकता है, अनुभवी है, बहुत सोच समझ के निर्णय ले जाएगा। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र एक छोटी सी बात बता दें कि भैया 2018 में तो चलिए आप 68 सीट हमने जीती, आपने 11 उम्मीदवार बदले। इस बार आप 54 सीट जीतने के बाद भी क्यों 7 सांसदों के टिकट काटते हैं? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस बात को स्वीकार करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका नतीजा है कि 7-7 लोगों को आपको टिकट काटना पड़ता है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे एक बात याद आती है, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हमारा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज, जिसके लिए ईडी लगातार इस बात को कहती रही कि भैया उन्होंने कोल घोटाले में 5 लाख की रिश्वत ली। अभी एसीबी जो एफआईआर दर्ज करती है, आखिर किसके दबाव में उसका नाम हटा दिया जाता है? हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को आप टिकट दे रहे हैं, सरगुजा से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, उस बात का स्वागत है। लेकिन जो सालों से, लेकिन तब तो आप उनकी तरफ से बोल रहे थे ना, आज इनके प्रवक्ता, आज इनके प्रत्याशी है तो आप उनके खिलाफ हो गए। दो चीजें मैं कहना चाहता हूं जी ललित जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, मिशन 370 की बात कर रहे हैं, 400 सीट का आप दावा कर रहे हैं, तो देश के प्रत्येक राज्य में आज ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर क्यों विपक्षी नेताओं को शामिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है? क्यों लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है? आज सरगुजा से तो भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों से झंडा उठाते रहे, उसको टिकट न देकर कांग्रेस से एक व्यक्ति प्रवेश करता है जिसको आप खुद ईडी बोलती है कि भैया ये कोल घोटाले में शामिल थे। या ईडी गलत थी
या फिर चिंतामणि महाराज आज भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो गए तो वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो गए, उसके साथ साथ लोकसभा की टिकट मिल गई। तो इस प्रकार का जो बाहर से आए प्रत्याशियों को टिकट करने का कांग्रेस युक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व सांसद हैं, विधायक रहे हैं, जो टिकट की आशा में बैठे थे, वो पे तो निराश है। गुटबाजी जनता का चरम पे है। आज बिनोद अग्रवाल जी को आखिर क्यों बताने की जरूरत पड़ती है? भैया जो 8 बार के विधायक हैं, आपने सुनील सोनी की टिकट क्यों काट दी? आज क्या मनमोहन अग्रवाल जी को साइलेंट करने का प्रयास है या भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, भारतीय अजय जी जनता पार्टी आऊंगा पूरी तरह से कमजोर है। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण जी, आपने बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटी है, कहीं ना कहीं आपको डर तो था, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एक प्रकार से जो रणनीति बना रहे हैं, आप दबाव डाल रहे हैं उन पर कि आप प्रत्याशी घोषित करें, तो बिना देखे आप अभी रणनीति बना रहे हैं, क्या डर है जो छुपा रहे हैं? सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों और पैनलिस्ट और आपको नमस्कार। ललित जी, देखिए, अंतरकलह किनके यहाँ है जनता जानती है। मैं कबीर जी का एक दोहा कोट करूंगा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतरकलह की चरम सीमा पर है। प्रदेश अध्यक्ष के टिकट काटने के लिए पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने पुत्र हरीश लखमा जी के संदर्भ में वहां पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि भाई इनके यहाँ अंतरकलह है और इसी के चलते अपने प्रत्याशी की सूची जारी नहीं कर पा रहे। ये वही प्रदेश अध्यक्ष है जो हमारे मंडल अध्यक्ष से हार जाते हैं, तो निश्चित रूप से धरातल पर तो कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए इसी डर के चलते अपने प्रत्याशियों की आज तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाए हैं। और रही बात हमारी, हमने धरातल पर बहुत काम किया है पिछले 10 वर्षों में। जिस प्रकार हम धरातल पर काम देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इस बलबूते हमने काम किया और अपने काम के बलबूते हमने अपने प्रत्याशियों की पूरी सूची प्रदेश की हमने जारी कर दी। रही बात टिकट कटने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिल गया तो आजीवन वो केवल नेता बना रहेगा। हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता का उत्थान होता है, लेकिन ये इनकी परंपरा क्या है, आदरणीय राहुल गांधी जी सीख कर आते हैं, जो अपनी सीट, जो लोकसभा सीट अमेठी से अगर हार जाते हैं तो वहां से भागने का प्रयास करते हैं। देखिए युद्ध में हार और जीत दोनों होती है, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने क्या चुना, इन्होंने भागना चुना, क्योंकि ये भागने वाले हैं। चुनौती आती है तो केवल मुंह दबाकर भागने के इनके में जो है निश्चित रूप से इनकी परिपाटी चलती है। देश की सेवा का कोई भाव नहीं है। और प्रदेश की बात करूं तो जिस प्रकार इनके पास पिछले चुनाव में 68 सीट थी, उपचुनाव को मिला ले तो इनके पास 71 सीटें 30 तक थी, लेकिन जनता के बीच जब ये जा रहे थे तो नारा दे रहे थे कि हम 75 पार करेंगे। 75 पार का नारा देने वाले 35 तक पार नहीं कर पाए, क्योंकि जनता ने देखा कि जिस प्रकार आपने शराब के घोटाले किए, कोयले की आपने अवैध परिवहन के रूप से राजस्व की हानि की, तो प्रत्येक क्षेत्र में जनता जानती है कि जब भी कांग्रेस को सत्ता का अवसर मिलता है वो उस भ्रष्टाचार का अवसर समझती है। इसलिए आने वाले वर्षों में कांग्रेस निश्चित रूप से कभी सत्ता में आएगी नहीं। और जिस प्रकार पूरे 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल इस देश ने देखा है, विदेशों ने देखा, पूरे ब्रह्मांड ने देखा, निश्चित रूप से विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए भारत ठीक है प्रवीण जी, लेकिन चुनौतियां आपके पास है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए, जहां जहां आपकी सीटें कम पड़ी हैं उन पर भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। प्रवीण जी, अजय जी, बड़ी बात आपने कही थी इससे पहले कि बीजेपी जो है लॉबिंग से परेशान है, गुटबाजी से परेशान है, और वो जिक्र भी कर रहे थे, कवासी लखमा खुद अपने बेटे के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, बस्तर, वहां से अगर आप प्रत्याशी बदलेंगे तो बहुत मुसीबत आपको आ सकती है। क्या आपको लग रहा है कि गुटबाजी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें अभी तक पैदा करती रही है? देखिए ललित जी, महत्वपूर्ण यह है कि जिसको मेरे मित्र गुटबाजी कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो दावेदारी करे, अपने प्रत्याशी घोषित होने का प्रयास करे, इसमें आपत्ति क्या है? आज देखिए कई पैनल क्यों बनता है ललित जी, हर एक देखिएगा सीट के पीछे 3 से 4 नाम पैनल बनता है। आज केंद्र सरकार, जो केंद्र की जो आला कमान है, वो निर्धारित करता है कि भैया जो पैनल आ रहा है उसमें सबसे अच्छा नाम कौन है, किसकी जीतने की संभावना ज्यादा है, किसको लोग पसंद करते हैं। तो वो एक नैतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति क्या है? मेरे मित्र प्रवीण जी क्या ये चाहते हैं कि भैया मोदी जी और अमित शाह जी की तरह दिल्ली के एसी चैम्बर में बिना किसी से चर्चा करके घोषित करें? दूसरी बात देखिए, मेरे मित्र का घमंड अहंकार देख लीजिए, हम विधानसभा चुनाव हारे, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे वोटों का जो गिरावट है 43 से घट के मात्र 42.23 0.67% है। हम 2003 में भी हारे थे, आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे, लेकिन पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा 2004 में। लेकिन कोरबा और बस्तर को लेकर तो आप संशय में हैं, वहां तो जीती हुई सीट थी आपके पास, कोरबा में भी और बस्तर में भी, आप उसको लेकर संशय में, तुरंत उसके डिक्लेयर कर देते।
क्या आप दीपक बैज और ज्योत्सना महंत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? देखिए कोई भी निर्णय, देखिए मैं वही कह रहा हूं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चर्चा के बाद निर्णय होगा। सीईसी में प्रत्येक से चर्चा की जा रही है, गहन मंथन और चिंतन किया जा रहा है, बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएगी। देखिए आप क्या चाहते हैं ललित जी, आज 195 सीट घोषित हुई है। आप देखिए मेरा कहने का मतलब केवल इतना था, कहीं ऐसी जगह जहां पर सिंगल नाम आपका चर्चा में चल रहा हो, कहीं तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सिंगल नाम आपका चर्चा, कम से कम ये 2 सीट तो आपकी जीती हुई, यहां तो सिंगल नाम आपके चर्चा में होना चाहिए। यहां भी 3-3 4-4 नामों के पैनल है आपके यहां। बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। लोकतांत्रिक जी जी देखिए ललित जी, आप एक चीज स्पष्ट है, हाँ। ये मानते हैं ना, अगर 2 से 3 लोगों का पैनल जा रहा है तो वहां 2-3 अच्छे प्रत्याशी हैं। आज मेरे को स्पष्ट कर दीजिए, आपसे मेरे मित्र से पूछा, चिंतामणि महाराज को सरगुजा में टिकट क्यों दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको सरगुजा में लोकसभा चुनाव लड़े? आज जो कांग्रेस युक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, आखिर क्यों है? आज उसका ईडी का आप क्यों हटा दे रहे हैं? दूसरा देखिए, मेरे अनिल द्विवेदी जी मेरे बड़े भाई है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, भैया आरएसएस का एक मुख्य प्रश्न है ऑर्गेनाइजर, जिसका संपादकीय में लिखा गया था कि माननीय मोदी जी के चेहरे पे और हिंदुत्व पे राजनीति करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। मेरे मित्र बता दें, क्या 15-15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? किसानों की दुगनी हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चल गई? क्या देखिए 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाले लोग 36 लाख करोड़ रुपए देश की आम जनता से डकार गए। आज ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, लेकिन इनको राजनीति किस पे करनी है? प्रभु श्री राम पे, हिंदुत्व पे, गाय और गोबर पे। नहीं तो आप वो जिस पे राजनीति कर रहे हैं आपको नुकसान उठाना पड़ा था। सीबीआई के दम पे चुनाव लड़े, बता दें ललित जी। ठीक है, चलिए मैं प्रवीण जी का रुख करूंगा। जी मैं आता हूं आपके पास, प्रवीण जी का रुख करूंगा। प्रवीण जी, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आपको नुकसान हो सकता है, बहुत मुश्किल है, मतलब चुनौतियां बहुत है, हम कह सकते हैं। जांजगीर चांपा की जहां पे 8 की 8 विधानसभा सीटें, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल उन्होंने प्रत्याशी खड़े नहीं किए इसलिए आप उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो खड़े नहीं कर रहे हैं, कहीं गुटबाजी है। लेकिन आप देखिए धरातल पर आप मजबूत स्थिति में नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है, जांजगीर चांपा की बात कर रहा हूं, 8 की 8 विधानसभा उन्होंने जीती है, 10,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती हुई है। महासमुंद रायगढ़ बराबर की स्थिति में है। तो आपको नहीं लगता कि चैलेंजिंग सिचुएशन है? अभी तो उनके सामने से पत्ते खुले ही नहीं है। देखिए निश्चित रूप से इस चुनौती को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और इसलिए तो हमने अपनी तैयारी को लेकर पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हमारे प्रत्याशी धरातल पर लगातार लोगों से संपर्क में है। लेकिन मैं इसलिए इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके 2 विजयी वर्तमान में सांसद हैं, यदि इनको अपने कार्यों पर विश्वास होता, संगठन को इन पर विश्वास होता, तो सबसे पहले 2 सीटों पर यह घोषणा करते, चाहे वो कांकेर की बात या मैं कोरबा की बात करूं या बस्तर की बात करूं। जिस प्रकार अभी तक इनकी घोषणा नहीं हुई है, निश्चित रूप से यह अविश्वास प्रस्तुत करता है, चाहे संगठन का हो या जनता का हो। जनता के बीच तो निश्चित रूप से अविश्वास है ही, और संगठन ने भी मान लिया है कि टिकट ना घोषणा करके ये प्रश्न साबित हो गया है। छोटे भाई से 7 सांसदों के टिकट क्यों काटे आपने? मेरा निवेदन है, छोटा सा प्रश्न। चलिए मैं सवाल पूछ पहले क्वेश्चन में पूछा था कि आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए आपने क्या इस बात को मानते हैं कि आपके 7 सांसद निष्क्रिय हैं? छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज देश के लोकतंत्र के मंदिर में बुलंद करते हुए सफल है, इस बात को स्वीकार करेंगे क्या? बता दें ललित जी, पूछ लीजिए मेरे भाई से। नहीं मैं पूछता हूं अजय जी, ठीक है मैं पूछता हूं प्रवीण जी उनके सवाल का भी जवाब देना आप। ठीक देंगे, बिल्कुल प्रवीण जी, आप उनके सवाल का जवाब भी देना कि 7 सांसदों की टिकट आपने क्यों काटे। लेकिन पहले मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपसे सवाल लूंगा। अनिल जी, क्या ये आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए अपने प्रत्याशी पहले ऐलान कर देना, उसके बाद दूसरों पर, दूसरी पार्टी पर दबाव बनाना, ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक काम है। क्या इसे खासतौर पर बीजेपी की एक रणनीति के रूप में आप देख रहे हैं इसको? बिल्कुल ललित जी, और हर राजनीतिक दल इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है चुनावों के समय में कि वो विपक्ष पर हमलावर होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। देखिए आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 3 मुद्दों पर होने हैं, नारा, नीति और नेतृत्व। बीजेपी इन्हीं तीनों मुद्दों को सोच करके आगे बढ़ रही है। अब देखिए चुनाव लड़े हुए, विधानसभा चुनाव जीते हुए, सरकार बने हुए 2-3 महीने ही हुए हैं। अभी महतारी वंदन योजना वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 1,000 रुपए हर महिला को देंगे। ऐसी 64 लाख महिलाओं को देने की उनकी योजना है। तो वो जानते हैं कि चुनाव सर पर हैं, और यदि हमने ये किस्त नहीं पहुंचाई तो वोट कट सकते हैं या घट सकते हैं। तो बीजेपी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है। नारे के तौर पर देखिए
देखिए आप, उनके पास एक से एक नारे आ गए, मोदी मोदी गारंटी उनके सामने है। नेतृत्व के तौर पर नरेंद्र मोदी है ही, इस समय वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार फिर से होंगे, वो जीतेंगे ही। और नेतृत्व नीतियां भी देख लीजिए, वो किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए पूरा एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनकी 4-5 सीटें लोकसभा ऐसी हैं जहां वो मजबूती के साथ डटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बताते हैं, जांजगीर है, कोरबा है, बस्तर है, फिर दुर्ग है, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कांग्रेस क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मेहनत करेगी तो वो सीट निकाल सकती है। अब कोरबा आप देख लीजिए, जो उस समय चरणदास महंत का गढ़ है, नेता प्रतिपक्ष है। जांजगीर वो भी उनके इलाके से लगा हुआ है, तो जांजगीर और कोरबा मिलाकर के चाहे तो महंत जी के नेतृत्व में अगर आप चाहे कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन सवाल वही है कि जो कांग्रेस में गुटबाजी है, जो बड़े नेताओं के बीच अंतर विरोध है, अभी विधानसभा सत्र हुए उसमें भी दिखाई दिया ये चीज है। तो मिलजुल करके चुनाव लड़ने की कवायद करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आला कमान को थोपने वाला मामला नहीं होना चाहिए। यहां के नेता तय करें कि कौन युवा चुनाव लड़ सकता है, कौन साफ छवि के हैं। जरूरी नहीं है कि कवासी लखमा के बेटा ही चुनाव लड़े। जिला पंचायत अध्यक्ष है, कवासी लखमा खुद मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक भी हैं। क्यों परिवारवाद को आगे बढ़ाना, क्यों बीजेपी के हाथ में यह मुद्दा देना परिवारवाद का। तो आप नए चेहरे लाइए, बहुत युवा चेहरे कांग्रेस में है, युवक कांग्रेस में है, उनको आप आगे बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेटजी के साथ लड़ेंगे। और हां, समय के पहले आपको टिकट देनी होगी, क्योंकि समय बचा नहीं है। और टिकट जितनी जल्दी आप डिक्लेयर करेंगे नए चेहरों की, उतनी ज्यादा पार्टी के जीतने की संभावनाएं रहेंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा अनिल जी, क्योंकि देखिए कई मुद्दे ऐसे जो सियासी बहस के दौरान सामने आते हैं, और जैसे जैसे राजनीति की जो ये सियासत ये बढ़ती चली जाएगी, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे और हम इस पर चर्चा भी तेज़ करते जाएंगे। फिलहाल प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हो रही है और इसी में मुद्दे लगातार गर्माते जा रहे हैं। बीजेपी ने बाजी मार ली है, लेकिन कांग्रेस को अब डिक्लेयर करना है क्या रणनीति अपनाती है, और अगर वो अपने प्रत्याशी उतारती है उसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति होती है, खासतौर पर जो सामने आएंगे उनके बीच में किस तरह का यह घमासान होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।